योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने जा रही है, तो उधर राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर सुझाव के लिए रखा गया है। जल्दी ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा और इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। अगर इस ड्राफ्ट के आधार पर कानून बना तो 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ड्राफ्ट में 2 बच्चों वाले अभिभावकों को बिजली, पानी पर टैक्स की छूट होगी। इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। खासकर उन लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा जो सरकारी नौकरियों में नहीं है। 1 बच्चे वाले अभिभावकों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, पानी और इलाज की सुविधाएं देने का प्रावधान है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। क्या है इस ड्राफ्ट में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय यूपी स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन जे मित्तल साहब। मित्तल साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। क्या है ड्राफ्ट में, कैसे नियंत्रण होगी यूपी की जनसंख्या, बताइए दर्शक। देखिए, जो हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है वो हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है और उस ड्राफ्ट में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। इसका उद्देश्य ये है कि अधिनियम पारित होने के बाद या उसके समय अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके अधिकारों को उससे वंचित ना किया जाए। तो हमने ये व्यवस्था रखी है कि 1 साल के बाद लागू होगा। दूसरी व्यवस्था इसमें ये है कि जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम इसमें देने जा रहे हैं। और हमने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी व्यवस्था की है कि जैसे किसी संप्रदाय विशेष में 1 से अधिक पत्नी रखने का चलन है, तो अगर उस व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नी है तो टोटल बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है, तो ऐसा पुरुष सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, चारों के अगर 2-2 बच्चे हैं तो वो संबंधित पत्नी सुविधाओं का लाभ पा सकेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चों की संख्या 2 तक नियंत्रित कर रखी है। परंतु कोई भी पत्नी अगर 2 बच्चों की सीमा को लांघती है तो उसकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो वापस ले ली जाएंगी। इसमें जो प्रावधान है इसमें एक है कि एक तो 1 बच्चे का है और एक 2 बच्चे का है। पहले आप बताइए तरह 1 बच्चे वाला जो आपका प्रावधान है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों। देखिए, 1 बच्चे वाला प्रावधान ये है कि जो BPL परिवार है वो 1 बच्चे के बाद अगर नसबंदी करा लेता है तो उसको 1 लाख रुपया एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। दूसरा, ग्रेजुएशन तक उस बच्चे की पूरी शिक्षा, चिकित्सा वो राज्य सरकार करेगी। और जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं जैसे MBA है, आपका BTech है या मेडिकल है, तो ऐसे बच्चों को दाखिले में वरीयता दी जाएगी। और इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है कि एक बच्चे वाले को अतिरिक्त, जो पहले मैंने 2 इंक्रीमेंट बताए उसके अतिरिक्त 3 इंक्रीमेंट और मिले। तो हर प्रकार से 1 बच्चे वाले को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, ऐसी व्यवस्था। तो योगी सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है और यूपी में अभी से इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर
सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके, इस पर वो चिंतनशील रही है। जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि आज वो अनाउंस करेंगे। और जो सबको प्रभावित करने वाली, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाली जो नीति है, तो उसकी चर्चा करनी चाहिए, आपस में विचार विमर्श होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से चर्चा होनी चाहिए। ये चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जैसे तैसे करके ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे आप पोलराइजेशन करने, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे, इस तरह का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कुछ और है। तो योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर आज तक से यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी बात की। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया है, क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है, और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा, और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे, क्योंकि ये जनहित के लिए लाया जा रहा है, प्रदेश हित के लिए लाया जा रहा है, देश हित के लिए लाया जा रहा है। और उधर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने धर्मांतरण को लेकर एक नया राग छेड़ दिया है। जमा खान ने कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे और वो मोहब्बत से हिंदू से मुस्लिम बने हैं। उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया था। अब विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार चलाकर मंत्री महोदय ये कैसी सियासत कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा, क्या था उनका धर्म ज्ञान। धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आया तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गाँव है जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है, तो सब मोहब्बत होता है। परिवर्तन कोई जबरी हम हैं। तो बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के धर्मांतरण के बयान ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। धर्मांतरण के मसले पर मुखर बीजेपी के साथ सरकार चला रहे मंत्री जी सवालों के घेरे में आ गए हैं। खान जी इस तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी के गोद में बैठ करके ये धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं। जो विभाग मिला है विभाग संभालिए, क्योंकि जिस पाठशाला में गए हैं वो इसी तरह की बात करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम, ये संप्रदाय की बात, जात की बात, ये बात माननीय मंत्री जी करके असली मुद्दे से ध्यान मत भटकाइए। आपको जो विभाग मिला है अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात आप कीजिए, वो काम तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान दे रहे हैं। जो जमा खान साहब का जो मतलब बयान आया है, आज से 2-3 दिन कबल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी जो बयान दिए थे, उन्हीं के कथन, इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है, लेकिन इस बार किसी सियासी पार्टी ने नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस को हवा दी है। चर्चा शुरू होते ही ऐतराज जताने वालों ने आवाज बुलंद कर दी। राजनीतिक दलों, खासकर बीजेपी के एजेंडे पर रहने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता
अब कोर्ट कचहरी के गलियारों में भी गूंजने लगा है। तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी महसूस किया कि अब वक्त आ गया है जब देश में शादी ब्याह, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक ही कानून हो और सब पर एक ही तरीके से लागू हो। कोर्ट ने अपनी इस राय के समर्थन में दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि देश में धर्म जाति के बंधन टूट रहे हैं। इस बदलाव के चलते अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादियों या तलाक में मुश्किल आ रही है। युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना न पड़े, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। मामला अभी सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी तक है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच खलबली मचाने को काफी है। यकसा सिविल कोड की हिंदुस्तान में बात की जा रही है। ये सामान्य नागरिक संहिता हमें कबूल नहीं है और हम इस फैसले के खिलाफ आला कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जहां तक ये बात कही जा रही है कि पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए, तो यकसा सिविल कोड के नाफिज करने से पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग तबकात के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणी जिस मामले की सुनवाई के दौरान आई उसे भी समझिए। पति हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती हैं, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इस वजह से उसके पति द्वारा दायर फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। पति ने पत्नी की इसी दलील के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। हाई कोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत महसूस की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए और जो हिंदू ट्राइब है वो उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होना चाहिए, जिस तरह से क्रिश्चियन ट्राइब क्रिश्चियन लॉ से गवर्न होते हैं और मुस्लिम ट्राइब मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जिससे कि संपूर्ण आदिवासी समाज मुख्य धारा में जुड़कर सभी तरह का लाभ उठा पाएंगे। सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये जजमेंट जो है वो उन पे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। द रीजन बिहाइंड दिस कि आज जैसे उनका एक्सक्लूजन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके आप उसको ख़त्म तो कर सकते हैं, उन्हें आप डायरेक्शन दे सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड ऑफ मियर डायरेक्शन कि आप इनको मियर डायरेक्शन ये दे दें कि हाँ आप भी आएँ और हमारे साथ खड़े हो जाएँ, आप इनको उसी तरह से इक्वली ट्रीट करें जैसे आप औरों को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। नीति निर्देशक तत्व कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन संविधान में उम्मीद की गई कि इन्हें लागू करवाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी उम्मीद को साकार करने के लिए अपना फैसला कानून मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा है। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस भी गोवा में लागू समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं। दिल्ली से संजय शर्मा और बरेली से कृष्ण गोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।